नमस्कार। हम पढ़ रहे थे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र की अपनी किताब को। तीसरा इसका टॉपिक चल रहा था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बेसिक सारी बातें मैंने एक वीडियो के अंदर समझा दी थी। उसके बाद में हम किताब से पढ़ने लग गए थे जिसमें उदारीकरण और निजीकरण हमने पढ़ लिया था। आज हम वैश्वीकरण पढ़ने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी सुधारों की शुरुआत भारत में किस तरीके से हुई इसके बारे में हमने पूरी डिटेल हमने देख ली है। यदि आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके पहले वाले जो 2-3 वीडियो हैं वो देखने चाहिए। उसके बाद में इसको देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि वैश्वीकरण की सारी बेसिक बातें मैं पहले समझा चुका हूं, तो हम थोड़ा जल्दी कवर कराएंगे इसको। ग्लोबलाइजेशन, तो इसके अंदर एक लाइन में जो परिभाषा है नॉर्मली जिसको हम कहते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताई दी थी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। यानी खास तौर से हम बात करें कि इसमें एक देश है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्बाध प्रवाह किसका? वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, श्रम का और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह, ये उद्देश्य होता है ग्लोबलाइजेशन का। तो इससे क्या है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं, कम लागत पर भी उपलब्ध हो जाती हैं, और कहीं कोई अच्छी चीज बनती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसका लाभ है वो दुनिया के अन्य देशों को भी मिल जाता है। इसके लाभ और हानियों में हम इसके लाभों के बारे में पढ़ेंगे और हानियों के बारे में भी पढ़ेंगे। हानि सबसे बड़ी ये है कि देश हैं वो एक दूसरे पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि कहीं कोई संकट आता है तो उसका सामना पूरी दुनिया को करना पड़ता है, या उन सभी देशों को करना पड़ता है जो आपस में इस तरीके से जिनकी उदार अर्थव्यवस्थाएं हैं या जो पूंजीवादी किस्म के देश बनते जा रहे हैं। तो यहां हम बात करेंगे, यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो कि एक जटिल परिघटना है। किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये तो इसका बेसिक हो गया। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। यानी विश्व के सभी देशों को एक दूसरे पर अधिक निर्भर बनाना और एकीकृत करना। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे, या कोई और भी देश हो, जो भी देश इस प्रकार के, लगभग सभी देशों में आजकल तो एक दूसरे से व्यापार होते हैं। कोई एक आध कंट्री ऐसी है जहां दुनिया के ज्यादा देशों से व्यापार नहीं होते, जैसे आप उत्तर कोरिया का उदाहरण ले लीजिए। वहां पे आप मुख्य तौर पर देखेंगे तो वो चीन और रूस से ही कुछ व्यापार करता है, बाकी दुनिया के देशों से बहुत कम व्यापार करते हैं या करते ही नहीं है। तो इसका प्रभाव है, वो जो भी देश है वो ग्लोबलाइजेशन के एरा में जिसकी अर्थव्यवस्थाएं उदार है, जो कि लगभग सभी की हैं, उनका प्रभाव किसी एक देश में यदि कोई संकट आता है या दुनिया भर में खुशहाली आती है तो उसका प्रभाव सभी देशों पे पड़ता है, और संकट आता है तो उसका सामना भी थोड़ा बहुत सभी देशों पर उसका असर देखने को मिलता है। ये समग्र विश्व को एक बनाने या यह सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है, यानी वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज, यानी किसी प्रकार की व्यापार में कोई बाउंड्री नहीं है। कहीं भी चीज, कहीं की बनी चीज कहीं पर बेचें, को लोग कहीं पर भी काम करें। हालांकि उसका जो आदर्श स्थिति है वो तो कभी अचीव नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी काफी कुछ बदला है। वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, व्यापार बाधाओं में कमी लाकर संपूर्ण विश्व में वस्तुओं, सेवाओं, श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह, यानी किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे देश तक जा सके, सेवाएं जा सके, काम कर सकें लोग, और पूंजी लगा सकें, निवेश कर सकें एक से दूसरे देश के अंदर, और टेक्नोलॉजी का लाभ भी है, वो कहीं पर भी कोई नई टेक्नोलॉजी है उसका लाभ बाकी दुनिया को भी मिले, ये इसके उद्देश्य हैं। बाह्य प्रापण, इसके लिए आपने एक शब्द सुना होगा, आउटसोर्सिंग। अंग्रेजी में एक शब्द है आउटसोर्सिंग, यानी कोई काम बाहर से करवा लेना। बाहर से करवा लेने का मतलब हम यहां दूसरे देश से समझेंगे। जैसे भारत में खास तौर से तो अमेरिका के लिए और यूरोप के कई देशों के लिए आउटसोर्सिंग का काम किया जाता है। जैसे वहां पर खास तौर से, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर देखे होंगे जो कंपनियां भी बाहर की हैं और जिनके कंज्यूमर भी बाहर के हैं, जो कॉल्स आती हैं वो भी भारत के लिए नहीं। यानी अमेरिका में किसी कंपनी ने टीवी बेचे, फ्रिज बेचे, वॉशिंग मशीन बेची, और उनके कस्टमर्स की जो शिकायतें हैं, वो जो कॉल्स आती हैं, तो उसके लिए भारत में ऐसे लोग जो अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हो, समझ सकते हो, वो उन कॉल सेंटर्स में काम करते हैं और अमेरिकी जो ग्राहक हैं उनकी बातचीत, उनकी बातें सुनते हैं और उनको जवाब देते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है कंप्यूटर से संबंधित, जो कि वहां की कंपनियां, अमेरिका या यूरोप के कई देशों की कंपनियां भारत के नागरिकों से करवाती हैं, वहां ले जाकर नहीं, भारत में बैठे बैठे ही वो लोग, क्योंकि ऑनलाइन काम है तो वो यहीं से हो जाता है। तो इस प्रकार की सेवाओं को बाह्य प्रापण, ये किताब में आपने, स्कूल की किताबों में इसी प्रकार से हिंदी में नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप याद रख लेना, आउटसोर्सिंग शब्द इसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक, ऊपर कर लेते हैं, विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत या संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं।
किसी बाहरी स्रोत या संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के प्रसार ने अब इन सेवाओं का ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी है। क्यों? क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत में श्रम सस्ता है, यानी कम कॉस्ट पे लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं, और इसके अलावा भारत में ऐसे लोग हैं जो कि विश्व की ऐसी भाषाएं, खासतौर से अंग्रेजी बोलने वाले भारत में बहुत मिल जाते हैं, तो आराम से इस प्रकार के काम कर ले जाते हैं। अमेरिका की कोई कंपनी वहां इस प्रकार के लोगों को हायर करेंगी तो हो सकता है उनको 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना तक भी पेमेंट करना पड़े, जबकि भारत में वो काम कम पैसों में हो जाता है। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। यानी भारत आउटसोर्सिंग करने वाले देशों में सबसे उच्च स्थानों में से एक रखता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत है और कम लागत में कम जो पेमेंट लेकर काम करने वाले लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी का एक आपने ये भी देखा होगा, जैसे भारत के बहुत सारे लोग हैं वो अमेरिका के कॉल सेंटर्स के लिए काम करते हैं। तो अब आज का ही अखबार देख लो, हर आपको हफ्ते 10 दिन में अखबार में एक न्यूज मिल जाएगी कि वहां छापा मारा गया जिन्होंने अमेरिकी लोगों से ठगी की, ऑनलाइन ठगी। तो वो अमेरिकन एसेंट में इस प्रकार से बात करते हैं, कॉल सेंटर्स का अनुभव होता है या ऐसे लोगों से संपर्क में होते हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे कहीं से ओटीपी लेकर या उस प्रकार से, जैसे ऑनलाइन ठगी का जो काम होता है ना, वो अमेरिकी नागरिक, बहुत बार आप हर महीने आप एक बार खबर जरूर पढ़ लेना अखबार में कि अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको उसी, क्योंकि उनको आज समझ तो होती है कि किस प्रकार से बात करनी है, कैसे करनी है, तो ऑनलाइन ठगी का शिकार भी बनाते हैं लोगों को। लेकिन वो तो चलो कुछ ऐसे लोग हैं किस्म की सोच वाले वो करते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के मामले में भारत का रिकॉर्ड अच्छा है, और बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जिस तरीके के काम करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, और वहां की कंपनियों को फायदा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पैसे कम देने पड़ते हैं। सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के सुधार 1991 से हुए, ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया सारी चीजें इसके संबंध में। 1991 के बाद भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। यानी ये जीडीपी, जो भारत की ग्रोथ रेट है, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है, वो लगातार बढ़ती गई है। सकल घरेलू उत्पाद 1980 से 91 में 5.6% औसतन था, जबकि 2007 से 2012 के दौरान ये 8.2% हो गया। यानी देश की जो जीडीपी है उसमें वृद्धि काफी ज्यादा हुई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई। आर्थिक सुधारों के दौरान औद्योगिक उत्पादन में, सेवा क्षेत्र में तो वृद्धि आई, लेकिन कृषि का जो वृद्धि है वो कम रही बनिस्बत अन्य 2 सेक्टर की तुलना में। यहाँ जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए, वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई। वो तो हम देख ही रहे हैं कि सेवा क्षेत्र 55 पॉइंट समथिंग परसेंट के साथ है भारत का जीडीपी में योगदान देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। यानी बाकी 2 क्षेत्र के संयुक्त जो है उससे भी ज्यादा योगदान इसका है, तृतीय क्षेत्र का भारत में हो गया है। इससे ये पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। तो आपको प्रश्न पूछ ले कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है, या आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों के माध्यम से 1991 से लगा के या 2001 के बाद में पूछ ले कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो हर सभी का जवाब का सेवा क्षेत्र होगा। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी जो एफडीआई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। जिस समय 1991 में हमने देखा था कि इस प्रकार का संकट आ गया था, 15 दिन के लिए भी विदेशी मुद्रा का स्टॉक नहीं बचा था, जो हम जो आयात कर रहे थे उसके लिए भुगतान हेतु। जबकि अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, उसके बाद से ही लगातार अच्छे स्तर पर बना हुआ है। अर्थव्यवस्था के, अच्छा ये हो गया विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष भी, डायरेक्ट भी, और जो पोर्टफोलियो निवेश है, दोनों के आगे हम बात करेंगे, दोनों ही सम्मिलित हैं। 1990-91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। अभी तो काफी ज्यादा है, ये 2017-18 का दे रखा है, और अभी हम लेटेस्ट आंकड़े पढ़ेंगे तो कोई किताब में दे रखा है, तो अपनी जो एनसीईआरटी हो या आरबीसी, उसमें पुराने डेटा है। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया है। और अब देखिए ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व है अपना, ये फॉरेन एक्सचेंज, ये देखिए 640.3 बिलियन डॉलर रहा। ये इसका क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, आप ध्यान रखना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार, 640.3 बिलियन डॉलर रहा, जो 10.9 माह के निर्यात और 90% विदेशी कर्ज से निपटने के लिए पर्याप्त है। यानी ये इतना मुद्रा भंडार है कि हम लगभग 11 महीने तक का निर्यात है उसका पेमेंट कर सकते हैं, जो आयात है
मतलब दूसरों से आयात निर्यात हो रहा है, भारत में जो बस चीज़ें आएँगी, तो जैसे उस समय बचा था ना 15 दिन के लिए ही हमारे पास पेमेंट का पैसा था, अभी हम 10.9 माह के तक का पेमेंट कर दें, इतना हमारे पास रिज़र्व था 2024-25 के दौरान। और भारत का जो विदेशी कर्ज है, उसका 90% तक हम भुगतान कर सकते हैं, इतना अभी हमारे पास है। वित्त वर्ष 2025 में, ये 2024-25 हो गया, सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई, आगे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, में मजबूती आई है, जो वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों के 47.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि के लिए 55.6 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी पहले 8 महीने किसके? वित्तीय वर्ष 2025 के। क्योंकि जब आर्थिक समीक्षा आती है, उस समय तक पूरा वित्तीय वर्ष खत्म नहीं होता है। तो ये शुरुआती 8 महीने 2024-25 का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 24 से शुरू हुआ है। तो वहाँ से लेके 8 महीनों तक का ये बता रहे हैं कितना? 55.6 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, वो बताया है। तो 640.3 और 55.6 ये दोनों आंकड़े अपने याद रखना। अब वैश्वीकरण के लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं? सीधा-सीधा है, हमने जो पीछे उदारीकरण के जो लाभ-हानि पढ़े थे, लगभग-लगभग वही लाभ-हानि है, जिसके बारे में हम विस्तार से 2 बार चर्चा कर चुके हैं। वैश्वीकरण के लाभ, आर्थिक विकास में तेजी आई है, जैसा कि हमने देखा भी कि उदारीकरण के दौर के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ी है। विदेशी निवेश बढ़ा है और विदेशी पूंजी प्रवाह से जीडीपी व उत्पादन में वृद्धि हुई है। नई तकनीक का प्रवेश हुआ है, यानी नई टेक्नोलॉजी अपनाई है भारतीय उद्योग धंधों ने और उससे उत्पादन सुधरा है। संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक उपलब्ध हुई है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आईटी, बीपीओ, ई-कॉमर्स, पर्यटन आदि क्षेत्रों में नई नौकरियां आई हैं। भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है, खासतौर से सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र व सेवाओं की वैश्विक मांग बढ़ी है। सॉफ्टवेयर निर्माता के रूप में भारत की कई मल्टीनेशनल कंपनियों की हम बात करेंगे, वो भी इस मामले में प्रसिद्ध है। और दवाओं के मामले में भी भारत प्रसिद्ध है, सस्ती दवाओं के निर्माण के लिए। और वस्त्र और सेवाओं की वैश्विक मांग बढ़ी है। उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, यानी दुनिया भर की अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें भारत के लोगों को मिलने लगी हैं, कम दामों पर मिलने लगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से वस्तुओं की विविधता बढ़ी है, यानी आपके लिए चयन के लिए ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हैं, क्वालिटी बढ़ी है और प्रतिस्पर्धी मूल्य, यानी बहुत सारी कंपनियाँ किसी क्षेत्र में अलग-अलग देशों की काम करेंगी, तो आपको रेट भी वाजिब मिलेगा। संस्कृति का आदान-प्रदान, यानी ग्लोबल, जैसे खासतौर से मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, वहाँ की संस्कृतियों में काफ़ी सारा बदलाव आया है और वैश्विक संस्कृति से लोगों का परिचय हुआ है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। विश्व के देशों से शिक्षा, कला, संगीत, भोजन और जीवन शैली का मिश्रण हुआ है। विदेशी, हालाँकि इसका संस्कृति का आप नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं कि देश की पाश्चात्यकरण हुआ है, यानी ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ सोच के वाले लोग हुए हैं, जो कि कई लोगों को हो सकता है पसंद नहीं आई। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, वैश्विक स्तर वाले बेहतरीन संस्थान बने, रिसर्च और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। तो ये इसकी डिटेल तो याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आपको 4 ऑप्शन दे दे कि निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का एक लाभ नहीं है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको देखते ही समझ जाए कि हाँ, ये लाभ नहीं है, ये हानि होगी। भारतीय ब्रांड्स की पहचान बनी है, दुनिया के विभिन्न देशों में काम करते हैं, जैसे टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा आदि कंपनियों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ऐसे 10 एक कंपनियों के बारे में मैंने नीचे जिक्र भी कर रखा है। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, उन्नत बीज और उपकरणों का उपयोग बढ़ा है, यानी खेती में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा। वैश्वीकरण से हानियां क्या हुई है? आर्थिक असमानता बढ़ी है, यानी जो ग्लोबलाइजेशन से भारत को लाभ तो हुआ है, भारत की आर्थिक वृद्धि भी बढ़ी है, लेकिन इसका जो लाभ है वो समान नहीं है। यानी अमीर और अमीर होते गए हैं, गरीब और गरीब होते रहे हैं, लेकिन एरिया वाइज भी समान नहीं है। कुछ जो जैसे दक्षिण के राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, या फिर आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर वैश्वीकरण का जो जितना लाभ हुआ है, उतना लाभ भारत के खास तौर से पूर्वी भारत को या उत्तरी भारत को उतना नहीं हुआ है, या मध्य भारत को उतना नहीं हुआ है। है ना? आप देखते हैं ना, बहुत सारी जो कंपनियाँ आती हैं, निवेश करती हैं, वो कुछ ही इलाकों में करती हैं, या जितना शहरों को, बड़े शहरों को लाभ हुआ है, उतना गाँवों को लाभ नहीं हुआ। ये तो आप देखते ही रहे हैं। तो बड़े शहरों और उद्योगों को अधिक लाभ हुआ है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को इसका लाभ कम हुआ है। भई आप खुद ही देख लो कि यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश को ग्लोबलाइजेशन का जो लाभ हुआ होगा, उसकी तुलना में आप गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या आपका तमिलनाडु, उनको आप देखते हैं ना, कितनी भी जो भी नई कंपनियाँ आती है, वहीं पे फैक्ट्री ज़्यादा लगाती हैं। स्वदेशी उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है, छोटे और कुटीर उद्योग हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनियों की जो क्वालिटी है और वो प्राइसिंग है, उसकी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए हैं। आयात सस्ता, क्योंकि इस आयात पर टैक्स नहीं बहुत सारी चीज़ों पर, तो इसके कारण घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
रोजगार की अस्थिरता, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाला काम है या विदेशी कंपनियों में जो काम मिल रहा है, वो कभी कम भी हो सकता है या वो कभी निकाल भी सकते हैं, तो सुरक्षा कम है। आउटसोर्सिंग और जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी है, उसमें सुरक्षा कम है, पर्याप्त मात्रा में रोजगार निर्मित नहीं हो सके। यानी जितने वृद्धि दर दिखाई दे रही है, तुलनात्मक रूप से उतना रोजगार नहीं मिला और हम सभी जानते हैं भारत में पिछले 2-3 दशकों से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है। संस्कृति पर असर हुआ है, पाश्चात्य जीवन शैली का प्रभाव वाला मैंने आपको बता दिया। भारतीय परंपराओं और मूल्यों का क्षरण हुआ है। विदेशी निर्भरता, तकनीक, पूंजी व उपकरणों के लिए विदेशी पर यानी दूसरे देशों पर आत्मनिर्भर भारत की हम जो बात करते हैं, उसमें ये उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ गई है। पर्यावरणीय संकट, क्योंकि औद्योगिक प्रदूषण बढ़ा है, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है और जलवायु परिवर्तन हो रही है। खासतौर से हम देख रहे हैं आजकल तो जिस प्रकार से बात चल रही है पर्यावरण प्रदूषण की, दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में। मूल्य वृद्धि, वैश्विक बाजार से जुड़ाव के कारण तेल, गैस व आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी, ये समय के साथ देखो बदलती रहती है। जैसे कभी-कभी तो तेल की और इनकी चीज़ों के अंतर्राष्ट्रीय दाम इतने बढ़ जाते हैं कि घरेलू दाम भी काफ़ी तेज़ गति से बढ़ते हैं और कई बार लंबे समय तक कीमतें स्थिर हो जाती हैं। आर्थिक संकट का असर, यानी दुनिया में कहीं पर भी मंदी आए, उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है, भारत पर भी पड़ता है। श्रम का शोषण, यानी काम जितना काम करवाया जाता है उतना पेमेंट नहीं दिया जाता, यानी अधिक काम करवाया जाता है, वेतन कम दिया जाता है, खासतौर से अनौपचारिक क्षेत्र में, औपचारिक की तुलना में। आत्मनिर्भरता में कमी आई है, आयात पर अधिक निर्भरता के कारण देश आत्मनिर्भर नहीं रहा। खासतौर से हम चाइना के मामले में देखते हैं कि कितनी सारी चीजें वो भारत में बेच रहे हैं, जबकि भारत के पास उनको बेचने के लिए कोई बहुत सारी ज्यादा चीजें नहीं है, इसके कारण बहुत अधिक व्यापार घाटा है। और कई बार हम देखते हैं ना कि क्रिटिकल मिनरल्स की या इस प्रकार की चीजों की वो रोक लगा देते हैं। भारत की दवा उद्योग भी माने तो भारत का दवा उद्योग बहुत विकसित है, यानी दुनिया में बहुत सारी जगह हम सस्ती पूरे अफ्रीका के अंदर, अमेरिका तक भी दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, उसके लिए हम चाइना पर निर्भर हैं। तो कभी भी रोक दे तो उसके लिए हम हमारा सारा काम ठप हो सकता है। इसी प्रकार से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, दुर्लभ खनिज हैं, उसमें तो उन्होंने पिछले दिनों अमेरिका तक को भी तरसा दिया था। क्योंकि आजकल जितने भी चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या और इस प्रकार के हैं जहाज बनाने, उन सब में वो काम आते हैं और उसका सबसे ज़्यादा किसके पास है? चाइना के पास है। तो आत्मनिर्भरता में कमी आई है। यद्यपि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। जो हमने पहले बात की कि देश की जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, वृद्धि दर पहले की तुलना में ज्यादा हुई है, लेकिन उसकी उससे का जो अधिक लाभ है वो नहीं हुआ है। यानी उससे एक तो नौकरियां पैदा नहीं हुई है, जिसके कारण बेरोजगारी का संकट बढ़ा है, रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बन पाए हैं। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत बड़े स्तर पर विदेशी निर्भरता का शिकार हो गया है। कई इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बात की अभी चाइना के संबंध में, कई ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिसमें भारत है वो दूसरे देशों पर निर्भर हो गया है। भारत यूरिया के लिए देखिए, खास यूरिया के लिए भी भारत चाइना पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत यूरिया, दवाओं के लिए कच्चा माल, रेयर अर्थ मटेरियल, अभी मैंने बताया ना आपको दुर्लभ खनिजों के मामले, इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिक आइटम के लिए जरूरी कल पुर्जों है तो काफी हद तक चीन पर निर्भर है। यानी भारत में फोन वगैरह की बहुत ज्यादा आजकल असेंबलिंग हो रही है, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो पार्ट सारे चाइना बना रहा है। इसके अलावा चीन से भारी आयात भी करता है भारत और निर्यात बहुत कम। इसके कारण न सिर्फ व्यापार घाटा बढ़ रहा है बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जहां मैन्युफैक्चरिंग अधिक होगी, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होगी और वहीं से चीजें आएंगी तो नौकरी भी वहीं के लोगों को मिलेगी। का काफी सारा नुकसान हो रहा है। भारतीय वस्तुएं सस्ते आयातित सामानों के कारण बाजार में जगह बनाने हेतु संघर्ष कर रही हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं कि भारत में छोटी से छोटी चीज बनाते हैं और चाइना से वही चीज और वो फिर यहाँ पर आती है, आयात होकर आती है, फिर भी वो सस्ती बनती है। ये संकट तो हम सालों से देख ही रहे हैं। चीन, जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे देश लगातार भारतीय बाजार में जरूरी सामान से लेकर लग्जरी सामान बेच रहे हैं और वर्तमान में तो अमेरिका भी अपने डेयरी उत्पादों सहित, ये तो अभी जो ट्रेड वार चल रहा है ना इंडिया का, इससे थोड़ा सा अपडेट रहना आप। और जो 25 प्लस 25 50% भारत पर टैक्स लगाया है यूएस ने, उसमें भी क्या-क्या चेंजेस होते हैं वो आपको करंट के माध्यम से अपडेट रहना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम से, अभी एग्जाम में समय है, एग्जाम से 1 सवा महीने पहले भारत अमेरिका की ट्रेड डील हो जाए तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। कितनी टैरिफ की दर सेट हुई है या क्या उसके अंदर हुआ है। तो वो अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ों पे आपको नज़र रखनी होगी। अभी तक जो पिछले महीने तक जो हुआ वो मैंने अपना बता दिया। जैसे अभी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं होने का यही तो कारण है कि कई चीज़ों में भारत है वो छूट देने को तैयार नहीं है, खास तौर से डेयरी उत्पादों में। इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी और अमेरिका चाहता है कि भारत अपना बाजार है वो अमेरिका के लिए खोल दिया, जबकि लिए भारत को पता है कि वहाँ अमेरिका के किसानों को इतनी सब्सिडी मिलती है और पशुपालकों को भी कि वो यहाँ भारत में
भेजकर इतनी दूर से भी भारत में जो उपलब्ध है उससे सस्ता डेयरी प्रोडक्ट या जो अनाज है वो उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे भारतीय किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अन्य वस्तुओं की भारत के बाजार में बिक्री हेतु न्यूनतम आयात शुल्क हेतु दबाव बना रहा है कौन? यूएस। ट्रंप द्वारा टैरिफ की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ, ये एक टर्म है, रेसिप्रोकल टैरिफ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम दुनिया में के बहुत सारे देश हैं, वो हमारे ऊपर हमारी जो वस्तुएं हैं उनके आयात पर हम जो भेजते हैं उस पर बहुत सारी उन्होंने लगा रखी हैं टैक्स, जबकि वो अमेरिका में बहुत कम बिना निर्यात मतलब जो टैक्स चुकाए हैं वो चीजें बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, जबकि दुनिया क्या के साथ अलग प्रकार के संबंध बनाने, कूटनीतिक मामलों के कारण अमेरिका ने कई देशों को इस प्रकार की कई चीज़ों में छूट दे रखी थी। तो अब वो हर देश पे उन्होंने एक बार घोषणा की थी 2 अप्रैल को, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे और उसमें भारत पर भी उन्होंने 26% टैरिफ की घोषणा की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, अगस्त के अभी लेटेस्ट की बात ये है कि अगस्त में 25% टैरिफ लागू हुआ और फिर उसके बाद में कहा कि भारत है वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो हम और लगाएँगे। तो उन्होंने 25% और बढ़ाकर 25 प्लस 25 50 कर दिया। एक बार 26 किया था, बाद में फिर ये 25 प्लस 25 करके अभी 50 कर दिया था। अभी को कोई रिसेंटली और अपडेट हुआ होगा तो हम बता देंगे। ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ का भार भारत द्वारा रूस से जो कच्चा तेल खरीद कर रहा है भारत, उसके कारण लगाया है कि यूक्रेन के लिए युद्ध है, उसके लिए जो पैसा रूस के पास आ रहा है, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों ने रूस पर बैन लगा रखा है और उनका व्यापार बहुत कम रह गया है। लेकिन भारत और चीन जैसे देश हैं, वो वहाँ से तेल और गैस और इस प्रकार की चीज़ें खरीद रहे हैं, जिसके कारण वो यूक्रेन वार लगातार जारी रख पा रहा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने 25 प्लस 25 50 कर दिया था। तो व्यापार वार्ता ये मैंने इसमें भी लिख रखा है कि जारी है, अभी टैरिफ से रिलेटेड कोई नया अपडेट आए तो अखबारों में आप उसको देख के अपनी किताब में चेंज कर लेना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है? नाम से स्पष्ट है, मल्टीनेशनल यानी जो कंपनियां बहुत सारे देशों में, एक से अधिक देशों में काम करते हैं, वो मल्टीनेशनल हो गई। ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थापित होती है, लेकिन उसका संचालन और उत्पादन कई देशों में फैला हुआ होता है। जैसे उदाहरण बताए वैसे तो बहुत हो सके, एप्पल, सैमसंग, अमेजन, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, पेप्सिको, यूनिलीवर, बहुत सारी और भी आप खुद भी लिख सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है? सस्ते श्रम, कच्चा माल व बड़े बाजार का लाभ उठाना। जैसे सारे यूरोप की आप जनसंख्या काउंट कर लोगे तो भी वो भारत से कम रह जाती है। तो वो उन वहाँ की कंपनियाँ अगर एक भारत जैसे देश में या एक चाइना जैसे देश में भी सामान बेचना शुरू कर देती हैं तो कितना लाभ हो जाता है। तो भारत का बाजार बहुत बड़ा है, श्रम सस्ता उपलब्ध है, या दुनिया में जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, सस्ता श्रम उपलब्ध है, तो वहीं पर वो कंपनियाँ माल, जैसे देखते होंगे भारत में कपड़ा खूब बनता है। बांग्लादेश में अभी तो जिस प्रकार के राजनीतिक हालात हैं, थोड़ी संकट की स्थिति है, नहीं तो बांग्लादेश में दुनिया का सबसे अधिक कपड़ा बनने लगा था, क्योंकि सस्ता श्रम उपलब्ध था और जो उसकी भौगोलिक परिस्थिति है वो भी इस प्रकार की है। वियतनाम में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो क्यों? क्योंकि सस्ती बन जाती हैं। कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, सस्ता श्रम मिल जाए, बड़ा बाज़ार हो तो लाभ मिल जाता है उसका। तो इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियां एक से ज्यादा देशों में इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रुचि का क्या कारण है? वही बात, जनसंख्या ज्यादा है, बड़ा बाजार है, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है, यानी लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। हालांकि गरीबी अभी भी है, लेकिन मध्य वर्ग के पास आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों की खर्च करने की आदतें भी बदल गई हैं और पैसा भी लोगों के हाथ में बढ़ रहा है। तो इसके कारण कंपनियों के लिए एक भारत बड़ा बाजार है, इसलिए भारत में बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं। कम लागत वाला श्रम उपलब्ध है। क्या हो गया? भारत एक तो विशाल बाजार है, कम लागत वाला श्रम उपलब्ध है, कच्चे माल की उपलब्धता है कई प्रकार की, तो ये इस प्रकार की चीजें और सरकार की नीतियां हैं 1991 के बाद में, जिस प्रकार से भारत ने अपनी नीतियां उदार की हैं, यहाँ पर निवेश करना और काम करना आसान हो गया है, तो उसका लाभ वो उठा रहे हैं। ये सारी चीजें, ये तो बेसिक हमने बहुत बार चर्चा कर ली। वैश्विक स्तर पर काम करने वाली भारतीय कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए मैंने कुछ लिख दी, जैसे टाटा समूह, ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स और जगुआर भी इनका ही है, लैंड रोवर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, होटल, उपभोक्ता उत्पाद, बहुत सारी चीज़ों में ये टाटा समूह की बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी चीज़ें वो बनाती हैं। दुनिया के कई देशों में अपनी उपस्थिति है उनकी। इन्फोसिस, ये सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कंपनी है, सॉफ्टवेयर सेवाएं देती है। विप्रो भी इसी प्रकार की कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, ये अपने चीज़ें बेचती हैं। टाटा मोटर्स बेचती है। व्हीकल मार्केट में हो गई है। और भारतीय एयरटेल दूरसंचार टेलीकॉम कंपनी हो गई। इसी प्रकार से जियो भी अब कुछ और देशों में सेवाएं देने का प्रयास कर रही है। तो भारतीय एयरटेल एशिया और अफ्रीका में सेवा प्रदाता है। अदानी समूह ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई अड्डे, खनन इस क्षेत्र में दुनिया के बहुत सारे देशों में कोयले की खदानें या बिजली बनाने के इस प्रकार के कई प्रोजेक्ट करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, डिजिटल सेवाएं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये दवा से संबंधित हो गया। सन फार्मा दवा से संबंधित हो गया। एक आध और लिख रखी होगी मैंने। सन फार्मा, हिंदाल्को एल्यूमिनियम और धातु के लिए, ओएनजीसी,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है ये, हमने उसमें पढ़ा भी था रत्न वाली कंपनियों में, तेल और नेचुरल गैस की। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, यानी ये वो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, और भी बहुत सारी होंगी, तो दुनिया के कई देशों में काम करती हैं। बहुराष्ट्रीय है ही इसलिए, नाम ही इसलिए बहुराष्ट्रीय कहा ही उसी को कहा जाएगा जो एक से अधिक देशों में काम करती हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से होने वाले लाभ व हानि वैश्वीकरण के लाभ व हानियों से समांतर रखते हैं। इन्हें आपको प्रश्न ग्लोबलाइजेशन से हटा के, वैश्वीकरण से हटा के आपको ऊपर नाम लिख दे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से क्या लाभ और हानि है, तो वो वही सेम लाभ और हानि है जो कि हमने वैश्वीकरण के पढ़े हैं। तेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए विशेष आर्थिक क्षेत्र। देश में विकसित ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां सामान्य आर्थिक नियमों से अलग विशेष नियम लागू होते हैं। विशेष नियम यानी यहां पर टैक्सेस से या और बहुत प्रकार की रियायत सरकार देती है, सब्सिडी देती है, बहुत प्रकार की छूट देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है। इस जोन के अंदर जो कंपनियां काम करेंगी, जो कारखाने लगेंगे, जो फैक्ट्रीज लगेंगी, उन पर कुछ विशेष नियम लागू होंगे, यानी उनको बहुत सारी अतिरिक्त छूट दी जाती है ताकि वो कम लागत पर अपना उत्पादन कर पाए। इसके लिए देश भर के विभिन्न राज्यों में ऐसे इकोनॉमिक जोन बनाए गए। आपने अपने अपने राज्यों में, या जैसे राजस्थान के बच्चों के अलावा भी कुछ बच्चे हो सकता है देख रहे हो, तो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखे होंगे। इस विशिष्ट स्थिति के कारण ये क्षेत्र व्यापार करने में आसानी और करों से छूट जैसी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यानी व्यापार करना आसान है, नियमों में छूट है, और जो टैक्सेस हैं उसके अंदर भी छूट है, जिससे वे निवेश के लिए अत्यधिक आकर्षक बन जाते हैं। यानी ज्यादा कंपनियां आकर्षित होती हैं वहां पर कि वहां खर्च कम और लाभ अधिक होगा। 1 जुलाई 2025 को भारत में कुल 2076 सेज परिचालित है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या भारत में 1 जुलाई 2025 को मैंने वेबसाइट पे चेक किया, क्योंकि वेबसाइट पे मैंने अक्टूबर में चेक किया, तब 1 जुलाई तक के ही आंकड़े थे। के बाद में कुछ चेंज होगा तो मुझे नहीं पता, देखो। तो तब तक 276 सेज परिचालित थे। भारत ने सबसे पहले 1965 में एक ईपीजेड स्थापित किया कांडला में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कांडला गुजरात में 1965 में। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात के लिए एक प्रोसेसिंग जोन के स्थापित किया। अप्रैल 2000 में भारत सरकार ने सेज की नीति की घोषणा की। ये जो 276 स्थापित किए हैं सेज, ये 2000 अप्रैल 2000 में जो भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति जो लाई थी, उसके माध्यम से इनकी स्थापना हुई है। फिर उसके बाद में सेज एक्ट बना है, कब? 2005 में। सेज एक्ट 2005 पारित किया गया, जिसने इन क्षेत्रों को कानूनी आधार प्रदान किया, यानी नियम बना दिए कि संसद में इसका बिल पास हो गया, जिसके कारण इसको एक कानूनी आधार मिला कि हाँ, इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष छूट दी जा सकती है। तो सेज एक्ट कब पारित हुआ? 2005 में। या सेज एक्ट कब लागू हुआ? 2005 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 के अनुसार सेज की स्थापना के उद्देश्य हैं। वैसे तो देखो इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं, और उसमें जो लिस्ट हम देखते हैं ऑफिशियल, तो उसमें तो कोई इतनी ज्यादा लिख नहीं सकते हम चीजें। बेसिक मैंने इसका यहाँ पे लिखा है। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित करना, चाहे देश के उद्योगपति पैसा लगाएं चाहे बाहर के लगाएं, दोनों को आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना, और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना। यानी एक ही जगह पर ऐसी सुविधाएं देना कि वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर हो, आधारभूत ढांचा उपलब्ध हो, आसानी हो उद्योग स्थापित करने में, दिक्कतें कम से कम आए, और टैक्सेज में छूट मिले। तेज के विशेषाधिकार क्या है? ड्यूटी फ्री आयात प्रोक्योरमेंट की सुविधा, यानी यहां पर ड्यूटी फ्री आयात है। वहां जो चीज आप आयात करेंगे वहां पे इस्तेमाल के लिए, उस पर किसी प्रकार का आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, यानी जो आयात शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 10(2) थी, कौन सी थी ये? क्या होना चाहिए था? 10 कै थी, ख थी, या प्रकार से था। उसके अंतर्गत कर प्रोत्साहन, कस्टम और विदेशी मुद्रा नियमों में छूट। ये बाद में मैं देख लूंगा, क्योंकि कई बार जो इंग्लिश का शब्द होता है ना, वो हिंदी में बदलते हैं टोटल को। ये जो हिंदी वाले टाइपिस्ट जब काम करते हैं तब बदल गए। यहाँ है कुछ कैग है, कुछ तो होना चाहिए, देख लेंगे। अगली वीडियो में मैं बता दूंगा मैं इसको। आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर प्रोत्साहन, कस्टम और विदेशी मुद्रा नियमों में छूट। जो कस्टम ड्यूटी होती है वो तो ऊपर भी आ गया मुख्य तौर पर, और विदेशी मुद्रा नियम है उसमें भी छूट है, फॉरेक्स रिजर्व में भी, उस प्रकार विदेशी मुद्रा के यूज में भी। भूमि, बिजली और अन्य सुविधाओं पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहन, यानी राज्य सरकार जिस राज्य में स्थापित होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अलग अलग राज्यों में है, तो वहां की राज्य सरकार भूमि, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन देगी, यानी सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराएगी, बिजली की दरें उस इलाके के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कर कम रखेगी, या और विभिन्न प्रकार की छूट वहां पे दे सकती है। विदेशी निवेश, विदेशों से आने वाला निवेश, यहाँ पे दो प्रकार की बात है, इनके अंतर भी मैंने दे रखी है। एक है एफडीआई और एक है एफआईआई, इसको एफपीआई भी बोल देते हैं कई बार। एफडीआई है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश,
अंग्रेजी में नीचे लिख रखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या पी लिख देते हैं, एफपीआई कहते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? विदेशी पूंजी जो उत्पादन कंपनी अवसंरचना में लंबी अवधि के लिए लगाई जाती है, इसमें निवेशक को प्रबंधन में हिस्सा मिलता है। यानी किसी कंपनी में वो पैसा लगाते हैं और उसके उसके संचालन में भी उनको हिस्सा मिलता है। यानी वो एक तरीके से कंपनी को पूरा ज्वाइन करते हैं और उसके उत्पादन और अन्य गतिविधियों में, उसके मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं। वो तो होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और एक होता है एफआईआई, एफपीआई, विदेशी संस्थागत निवेश या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी संस्थाएं भारत के शेयर बॉन्ड में कम अवधि का निवेश करती हैं। इसमें प्रबंधन का अधिकार नहीं, यानी वो किसी कंपनी में पैसा लगाती हैं शेयर बाजार के माध्यम से, और लाभ होता है तो निकाल लेती हैं, या और लाभ होने की आशंका होती है तो लगातार रखे रखती हैं। तो ये कम समय के लिए किया जाने वाला निवेश है। इसमें कोई प्रबंधन में अधिकार या उस प्रकार की रुचि उनकी नहीं है। वो सिर्फ किसमें क्या कर रही है, उसमें पैसा लगा के शेयर बाजार के माध्यम से लाभ कमाना। तो एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह देंगे। एफडीआई व एफआईआई में अंतर क्या है? देखो, कुछ पैरामीटर दे रखे हैं और दोनों में क्या क्या अंतर है। देखिए, पहले एफडीआई है और दूसरा आपका एफपीआई है। निवेश का स्वरूप कैसा हो? वास्तविक परिसंपत्तियां जैसे फैक्ट्री, मशीनरी और नए व्यावसायिक उद्यम, उसके अंदर निवेश करती हैं वो। और यहाँ किस में निवेश करती हैं? शेयर में, बॉन्ड में, सरकारी प्रतिभूतियों में। यानी यहाँ पे वो फिजिकली किसी चीज के अंदर निवेश नहीं कर रहे, फैक्ट्री में, मशीनरी में, उसके उत्पादन में, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहे वो, जबकि वो सिर्फ उसके शेयर, बॉन्ड ये खरीद रहे हैं, और लाभ होने पर वो उससे हट भी सकते हैं। निवेश का उद्देश्य क्या है? एफडीआई में दीर्घकालीन उत्पादन और संचालन के साथ साथ कंपनी के विकास में भाग लेना, यानी वो पूरा कंपनी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या है? अल्पकालिक वित्तीय लाभ कमाना और बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ उठाना। उनको लगे कि ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है, इसमें कुछ पैसा डालो और उसके शेयर ऊंचे चढ़ेंगे तो वापस निकाल लेंगे। ये इस प्रकार की स्ट्रेटेजी एफपीआई में होती है या एफआईआई में होती है। कंपनी पर नियंत्रण, 10% से अधिक इक्विटी के साथ कंपनी के प्रबंधन, नियंत्रण और स्वामित्व का अधिकार होता है। यानी 10% से अधिक इक्विटी उसके उसके यही है, तो ये भी एक प्रकार के उनके हिस्सा ही है, शेयर ही है, लेकिन उस प्रकार का निवेश नहीं है। और कंपनी के प्रबंधन में हिस्सा लेते हैं, मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल होते हैं और स्वामित्व का अधिकार होता है। इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। निवेशक 10% से कम इक्विटी रखते हैं, यानी 10% से कम निवेश करते हैं, यानी टोटल कंपनी का जो शेयर वॉल्यूम है उसमें। टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पूंजी के साथ साथ ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है, क्योंकि वो एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए उसके अंदर पूरा जुड़ रहे हैं, काफी पैसा लगा रहे हैं, तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके पास जो भी संसाधन है या नई टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से वो उस कंपनी की ग्रोथ के प्रयास करेंगे। यानी टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण इसमें होता है, लेकिन इसमें ज्ञान या प्रौद्योगिकी का, उसकी कोई टीम या उनकी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं। उनको सिर्फ पैसा लगाना है और लाभ होते ही निकालना है, इस प्रकार की चीज। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है? यह नए रोजगार के अवसर, जीडीपी वृद्धि और देश की खरीद शक्ति को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट उसमें पैसा लगता है, कंपनियों का स्केल बढ़ेगा, फैक्ट्रियों का स्केल बढ़ेगा, उनकी मात्रा बढ़ेगी, है ना? और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप होगा, तो उसमें काम मिलेगा लोगों को, रोजगार में वृद्धि होगी। जबकि यहाँ किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता, पूंजी का प्रवाह बढ़ता है, शेयर बाजार में एक्स्ट्रा पूंजी आती है, कंपनी पर एक्स्ट्रा पैसा लगता है, यानी जिसमें सिर्फ पैसे का प्रभाव है, बाजार में तरलता आती है। अस्थिरता और तरलता, यह कम अस्थिर है और कम तरल होता है। यानी इसमें कंपनी के अंदर उसके ग्रोथ में उस प्रकार से मैनेजमेंट में उत्पादन में डायरेक्ट हिस्सा है, तो इसका वैसे तो फायदा है, देखिए। और ये अस्थिर कम है, यानी इसमें जल्दी से वो नहीं हटते लंबे समय तक उसमें, क्योंकि उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक तरीके से उसके हिस्से ही बन जाते हैं। और इसमें प्रवेश और निकास की प्रक्रिया भी जटिल होती है, जबकि इसमें पैसा लगाना शेयर बाजार में जिस प्रकार से पैसा लगता है उस तरीके से आसान है। ये अत्यधिक अस्थिर और उच्च तरल होता है। जैसे अभी आपने देखा कि पिछले 6-8 महीनों के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में भारत के शेयर बाजार से लोगों ने, विदेशी जो निवेशक थे, उन्होंने पैसा निकाला है। आप यदि खबरों से अपडेट रहते हैं तो आपने जरूर सुना होगा। नियामक ढांचा, निवेश स्वचालित मार्ग या सरकारी मार्ग के माध्यम से होता है। स्वचालित और सरकारी दो प्रकार के मार्ग हैं, अभी हम चर्चा भी करेंगे, जिसमें आरबीआई और डीपीआईआईटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जबकि इसमें सेबी इसका प्राथमिक नियामक है। शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से शेयर बाजार संचालित होता है, इसका प्राथमिक नियामक है। जबकि आरबीआई विदेशी मुद्रा के प्रवाह को अ, प्रबंधित करता है। जबकि इसकी रेगुलेटरी में कौन कौन है? स्वचालित और सरकारी मार्ग के माध्यम से निवेश होता है, और इसमें आरबीआई और डीपीआईआईटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एफडीआई के लाभ क्या है? क्या लाभ है? पूंजी उपलब्ध होती है, तकनीक का विकास होता है, रोजगार का सृजन होता है। एफडीआई की बात कर रहे हैं हम। निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनेगी,
क्योंकि गुणवत्ता बढ़ेगी, पैसा कंपनी में आएगा तो और विकास होगा। बुनियादी ढांचे का विकास होगा, मेट्रो, हाईवे, ऊर्जा, टेलीकॉम आदि क्षेत्रों में जब निवेश करता है कोई, तो उसके कारण बुनियादी ढांचे का विकास होता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ती है। भारत में काम करने वाली अन्य कंपनियां भी अपने में क्वालिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करती है। एफडीआई की हानियां क्या है? लाभ का विदेश जाना, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको जो लाभ होगा वो तो कहाँ ले जाएगा? हो सकता है कुछ यहाँ पे भी निवेश करे, लेकिन ज्यादातर तो क्योंकि विदेशी निवेशक है तो अंततः जाना उन्हीं के पास है। विदेशी कंपनियां अपने मुनाफे को मूल देश ले जाती हैं। स्वदेशी उद्योगों पर दबाव बढ़ता है। जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं भारत की, सूक्ष्म, लघु और अ, जो मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। आर्थिक निर्भरता, विदेशी तकनीक व पूंजी पर अत्यधिक भरोसा करने के कारण आर्थिक निर्भरता बढ़ती है। यानी जब बड़े स्तर पर वो अपनी पूंजी वापस निकालते हैं तो बाजार अस्थिर होता है, शेयर बाजार में गिरावट आ जाती है। रोजगार की अस्थिरता होती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां देती हैं, यानी परमानेंट नौकरी। ये सारी चीजें हमने ग्लोबलाइजेशन वाले में वैसे पढ़ ली, उसी प्रकार के ही है। यानी स्थिर नहीं है रोजगार, गारंटी नहीं है रोजगार के अंदर। अच्छा, क्षेत्रीय असमानता, असंतुलित विकास, जैसे हमने देखा कि कुछ ही राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ मिल रहा है, क्योंकि जहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा स्थापित हो रही हैं, इस प्रकार के काम हो रहे हैं और शहरों तक केंद्रित है, गाँवों में इसका लाभ नहीं है। नीति निर्माण पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विदेशी निवेशक हैं, वो सरकार की नीतियों को विभिन्न माध्यमों से प्रभावित कर सकते हैं। अल्पकालिक निवेश की प्रवृत्ति, समय-समय पर पूंजी लगाना, निकालना, तो बड़ी मात्रा में निवेशक हैं, वो बाजार से पूंजी निकाल लेते हैं। जब उनको लगता है कि बाजार बढ़ेगा, एक साथ पैसा लगाते हैं और जब बाजार थोड़ा-सा बढ़त पे आता है, तो वापस अपना पैसा निकाल लेते हैं लाभ में। तो ये अल्पकालिक निवेश की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जिसका शेयर बाजार पर क्या पड़ता है? नकारात्मक असर पड़ता है। एफडीआई के मार्ग 2 प्रकार के हैं, एक स्वचालित ऑटोमेटिक रूट और दूसरा सरकारी मार्ग गवर्नमेंट रूट। देखो, इस मार्ग के तहत जो स्वचालित मार्ग है, इस मार्ग के तहत इसको समझना बस, बेसिक है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं। भारतीय कंपनी या गैर निवासी निवेशक को भारत सरकार से किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी किसी प्रकार की आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती गवर्नमेंट से, आप डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। निवेश के बाद आरबीआई को सूचित करना अनिवार्य है कि हमने फला कंपनी में इतना पैसा इस प्रकार से लगाया है। यह मार्ग निवेश प्रक्रिया को त्वरित और सरल बनाता है, यानी ये आसान है और जल्दी हो जाता है। और भारत में प्राप्त कुल एफडीआई प्रवाह का 90% से अधिक हिस्सा स्वचालित मार्ग से ही आता है। और अभी हम जो देखेंगे कि किस सेक्टर में कितनी छूट है विदेशी निवेश की, उसमें भी आपको ये दोनों चीजों के नाम देखने को मिलेंगे। तो क्या हो गया? सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट और क्विकली हो जाता है, मतलब इसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं है। आरबीआई को सूचना देनी होती है निवेश में। और 90% भारत का जो विदेशी निवेश है वो इसी प्रकार का है, स्वचालित है। सरकारी मार्ग, इस मार्ग में निवेश करने के लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। यानी कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सरकार ने नियामक जो मंजूरी है उसको अनिवार्य बना रखा है। यानी इससे अधिक आप निवेश करते हैं तो सरकार से आपको मंजूरी लेनी आवश्यकता है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं, उन सेक्टर का नाम पढ़ोगे तो आप भी समझ जाओगे। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग विदेशी निवेश प्रस्तावों पर विचार करता है। इस सेक्टर में फला देश की ये कंपनी है या व्यक्ति है, यानी इतना निवेश करना चाहता है, तो सरकार फिर देखती है कि भाई इतने अधिक निवेश इसमें निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, वो सरकारी स्तर पर तय होता है। आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके बाद डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, भी ऊपर भी नाम आया था, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, 2 दिनों के भीतर संबंधित मंत्रालय और फेमा के परिप्रेक्ष्य में, फेमा फेरा आगे हम पढ़ लेंगे, 2 दिनों के भीतर संबंधित मंत्रालय और फेमा के परिप्रेक्ष्य से टिप्पणियों के लिए आरबीआई को प्रस्ताव भेजता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आने वाले प्रस्तावित निवेशों के लिए गृह मंत्रालय से भी मंजूरी लेनी होती है, क्योंकि भारत के पड़ोसी हैं और इससे इन्हीं प्रकार के रिश्ते हैं। इन्हीं देशों से यदि आता है तो फिर गृह मंत्रालय से भी अतिरिक्त मंजूरी लेनी होती है निवेश के लिए। तो ये सरकारी मार्ग वाला हो गया। अब भारत में एफडीआई के प्रावधान देखो, विभिन्न सेक्टर में कितना विदेशी निवेश, कितने प्रतिशत तक किसी सेक्टर में विदेशी निवेश कर सकते हैं। यानी दूरसंचार क्षेत्र की कोई कंपनी है, दवा क्षेत्र की कोई कंपनी है या अन्य कोई कंपनी है, तो किस सेक्टर की कंपनी है, रक्षा क्षेत्र की है, तो उसमें कितना कितना निवेश कर सकते हैं, कितने प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं, उसकी सीमा निर्धारित कर रखी है। हालांकि ये लगातार बढ़ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ और छूट दे दी जाती है। बीमा क्षेत्र में 100%, टोटल 100% तक का, लेकिन इसमें भी मैंने आपको स्वचालित और सरकारी बताया ना, वो अलग अलग बताऊंगा। सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले कि बीमा क्षेत्र में कितने निवेश की इजाजत हो, तो आप 100% ही कहोगे। उसमें फिर आप अपनी तरफ से स्वचालित और सरकारी नहीं सोचोगे, आपको पूछ ही लिया जाए कि सरकारी मार्ग से या स्वचालित मार्ग से, तो फिर आप स्पेसिफिक उत्तर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को?
बीमा क्षेत्र में इसीलिए मैंने यहाँ हाईलाइट करके लिखा है बीमा क्षेत्र में 100%। यहां तक ये क्या है 74% तक तो स्वचालित और केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार 100% उन कंपनियों के लिए जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। यानी कि स्वचालित मार्ग से 74%, इससे अधिक कोई निवेश करता है तो फिर उसके लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन 100% की अनुमति 2025 के बजट में दे दी, जो पूरा प्रीमियम है वो भारत में निवेश करती हैं उन कंपनियों के लिए। रक्षा क्षेत्र में 100%, इसमें देखिए स्वचालित मार्ग से 74% है। यानी इससे अधिक निवेश करना है रक्षा क्षेत्र की किसी कंपनी में, यानी 74% से ऊपर, तो फिर उसकी अनुमति सरकारी मार्ग से लेनी हो नए लाइसेंस के लिए, और 74% से ऊपर सरकारी मार्ग से, 74% तक तो स्वचालित मार्ग से, और 74% से ऊपर निवेश करना हो किसी रक्षा क्षेत्र की कंपनी में तो सरकारी मार्ग से होगा। दूरसंचार क्षेत्र में भी 100% की अनुमति है, स्वचालित और सरकारी। क्या 49% तो स्वचालित मार्ग से, और 49% से ऊपर यदि निवेश करना है तो सरकारी मार्ग से होगा वो दूरसंचार क्षेत्र में। बैंकिंग बैंकिंग में देखो एक तो निजी और सार्वजनिक है, दोनों ध्यान रखना। निजी क्षेत्र में तो है 74%, और आपको पूछे कि निजी क्षेत्र के बैंक में कितना विदेशी निवेश, कितने प्रतिशत विदेशी निवेश किया जा सकता है, तो आप उसका देंगे 74%। आपको अलग से पूछ ले स्वचालित और सरकारी का, तो ही आपको फिर दूसरा उत्तर देना है। 49% तक स्वचालित, और 49 से ऊपर यदि करना है 74% तक, तो वो सरकारी मार्ग से होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20% तक है, और वो भी सरकारी मार्ग से। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इस प्रकार के बैंक, उसमें यदि कोई निवेश करता है विदेशी निवेशक, तो वो 20% तक ही निवेश कर सकता है, और वो भी किससे, सिर्फ सरकारी मार्ग से। स्वचालित मार्ग से इसमें निवेश नहीं किया जा सकता। फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल यानी दवा उद्योग से संबंधित। अब इसमें देखो एक तो होता है ब्राउनफील्ड निवेश, एक ग्रीनफील्ड निवेश, इसकी हम बात कर लेंगे। एक तो इस प्रकार का निवेश होता है जिसमें पहले से बनी हुई संरचना है, पहले से चल रहा कोई उद्योग है, फैक्ट्री है, उसमें निवेश करना है, या एक होता है नए सिरे से निवेश करना है। उसमें हम बात अभी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना। तो फार्मास्यूटिकल ब्राउनफील्ड क्षेत्र में कितना परसेंट निवेश है? 100%। 74% तक तो स्वचालित मार्ग से, और 74 से ऊपर करना है तो सरकारी मार्ग से। मेडिकल डिवाइसेज के लिए 100% है स्वचालित मार्ग से, पूरा का पूरा 100%। पेंशन में 49% तक ही है, और ये पूरा का पूरा स्वचालित मार्ग से। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100%, और मल्टी ब्रांड रिटेल में 51%। यानी एक ही ब्रांड से संबंधित कोई शोरूम्स है तो उसमें तो उस प्रकार की कोई कंपनी है तो 100% स्वचालित और सरकारी दोनों मार्ग दे रखे हैं। और मल्टी ब्रांड रिटेल में क्या है 51%। यानी ऐसे मॉल या ऐसे जो स्टोर है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स की चीजें बिकती हैं, तो उनका यदि कोई निवेश है, इस प्रकार की कंपनी में निवेश किया जाता है, तो 51% तक निवेश कर सकते हैं, और वो भी सरकारी मार्ग से। ये बात हो गई। निषिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर निवेश नहीं किया जा सकता? कुछ रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में एफडीआई को पूर्णतः निषिद्ध किया गया है। ये वे क्षेत्र हैं जहां एफडीआई चाहे वे स्वचालित हो या सरकारी मार्ग से अनुमति नहीं होती, जैसे लॉटरी का व्यवसाय, परमाणु ऊर्जा और रिटेल ट्रेडिंग। एकल ब्रांड उत्पाद रिटेलिंग को छोड़कर, यानी मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग है उसको तो लॉटरी व्यवसाय, परमाणु ऊर्जा, इस प्रकार के जो व्यवसाय है उसके अंदर विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। अब ये लगभग निपट गया है ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड निवेश। ग्रीनफील्ड, जब कोई निवेशक कोई नई परियोजना, नया संयंत्र या नई अवसंरचना के निर्माण हेतु निवेश करता है तो उसे ग्रीनफील्ड निवेश करते हैं। नई फैक्ट्री लगा रहा है, नई कंपनी स्थापित कर रहा है, नया निवेश है तो वो हो गया ग्रीनफील्ड। और यदि पहले से संचालित किसी फैक्ट्री को उसका स्केल बड़ा कर रहा है या उसी के अंदर निवेश कर रहा है, जब कोई निवेशक पहले से मौजूद कंपनी, उद्योग या अवसंरचना में निवेश करता है, या किराए पर लेता है, या उसका विस्तार करता है, विकास करता है, तो ये ब्राउनफील्ड निवेश कहलाता है। तो फार्मास्यूटिकल में ब्राउनफील्ड निवेश की वो सीमा मैंने आपको बताई थी। निष्कर्ष क्या है? उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। दोनों हमने लाभ हानियों में पढ़ भी लिए हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर आलोचकों का मत है, जो वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं, कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। कि जो बड़े विकसित देश हैं, वो क्या चाहते हैं कि दुनिया के ऐसे देश जो विकासशील है या अल्प विकसित है, उन देशों के बड़े बाजार पर कब्जा करके अपने देशों में बनी हुई चीजों को बेचने की उनकी ये साजिश है। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं, वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यानी उन पर पूरा प्रभाव है वो दूसरे जो विकसित देश हैं उनका होता जा रहा है।
सिरिसिला त्रासदी ये आंध्र प्रदेश में कुछ ही समय के अंतराल में कई बुनकरों ने आत्महत्या कर ली थी। ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा डाल दें कि किससे संबंधित है। ऐसा कहीं कोई पूछ ही ले, भाई एनसीईआरटी की किताब खोल के तो पूछ ही सकते हैं, बाकी इससे कोई विशेष संबंधित नहीं है। ये आप देखना चाहें तो देख लें। और लास्ट में के.आर. नारायण का कथन भी अपने बोर्ड की किताब में दे रखा था। आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। ये कथन किसका है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन का। इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO। थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, बाकी ये टॉपिक भी बहुत आसान है, जिसको हम आसानी से कवर कर लेंगे। जो कि एनसीईआरटी कक्षा 11 में 11वां अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 10वीं कक्षा में अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसमें ये इसकी डिटेल दी गई है। और मैंने विश्व व्यापार संगठन की जो वेबसाइट है उससे काफी सारा डेटा लेकर ये चैप्टर तैयार किया था। अब ये किताब है वो आसपास आपको शायद, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दौरान देखोगे तो शायद 1-2 दिन कहीं दुकानों पे मिल सकती है, और ऑनलाइन थोड़ी 1-2 प्लेटफ़ॉर्म पे उपलब्ध है, बाकी ये समाप्त होने वाली है। अभी मेरे पास पब्लिकेशन से फ़ोन भी आया था कि सर किताब हमारे पास समाप्त हो चुकी है और छपवानी है क्या? मैंने मना कर दिया क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है, तो अभी दुकानों पे जो थोड़ी बहुत किताबें हैं वही बिक जाएँ, ठीक है? ज़्यादा हम छपाना नहीं चाहते, कौन रिस्क ले अब पता नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम है। तो यदि आपको ज़रूरत है तो आस-पास अभी 1-2 दिन में तलाश कर लो, या ऑनलाइन वेबसाइट मैंने जो लिंक डाल रखे थे उसपे अब देख लेना, नहीं तो फिर आगे 5-7 दिन बाद में मेरे हिसाब से किताब आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमारी जो एसएसटी इतिहास की ऑब्जेक्टिव किताब आती है, वो भी आप देख सकते हो। ये अभी कुछ जगह आपको मिलती हुई नज़र आ जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी ये। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप अंतिम समय में अध्ययन करोगे, तो आपको अधिकांश क्वेश्चन है वो आपके पेपर में इस किताब से मिल जाएँगे। ऑब्जेक्टिव है लेकिन क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएँगे क्योंकि काफ़ी डीपली इसको कवर किया है। इस प्रकार से हमने ये टॉपिक यहाँ पे कवर किया है। कोशिश करूँगा अगला टॉपिक भी मैं जल्द ही डाल दूँ।